आज हम इकोनॉमिक सीरीज़ का लेक्चर 15 डिस्कस करेंगे और आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, एक तो हम इन्फ्लेशन स्टार्ट करेंगे। इन्फ्लेशन में हम देखेंगे कि इसके रीजंस क्या होते हैं इन्फ्लेशन के। उसके बाद हम देखेंगे कुछ टर्म्स जो इन्फ्लेशन के साथ रिलेटेड होती हैं, वो वाली चीज़ें देखेंगे, ठीक है। जैसे हाइपर इन्फ्लेशन का नाम सुना होगा आपने, डिसइन्फ्लेशन, डीफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रीफ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन। फिर ये 3 कंसेप्ट इसमें और आते हैं, रिसेशन, डिप्रेशन और स्पायरलिंग इन्फ्लेशन। तो ये सारे कंसेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन होता क्या है। जनरली इन्फ्लेशन को हम कैसे रेफ़र करते हैं, तो इसे रेफ़र किया जाता है, मतलब इन्फ्लेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जनरल राइज इन प्राइस लेवल। एक होता है प्राइस, एक है प्राइस लेवल। मैं आपको पहले ये डिफरेंस दिखाता हूँ, इनका डिफरेंस क्या है। जैसे मान लो मुझे 1 kg एप्पल चाहिए, तो उसके लिए मुझे मान लो उसकी जो कास्ट है वो है 120 रुपीज़, ठीक है। तो ये 120 रुपीज़ इसकी वैल्यू है, मतलब अगर हम प्राइस में बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी है, 120 रुपीज़। ऐसी अगर वैल्यू में हम यहाँ प्राइस की बात कर रहे हैं, ऐसी इसकी वैल्यू ऐसे भी हम देख सकते हैं कि जैसे मान लो 1 kg एप्पल लेना है या फिर 2 डज़न बनाना। तो मान लो कि 2 डज़न बनाना दे के मैं 1 kg एप्पल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू जो है 1 kg एप्पल की, मैं उसे बोल सकता हूँ ना कि उसकी वैल्यू जो है वो 2 डज़न बनाना के इक्वल है। ऐसे में बोल सकता हूँ 0.01 ग्राम ऑफ गोल्ड, है ना। लेकिन जनरली हम प्राइस में डील करते हैं, तो हमने पढ़ा था ये प्राइस में हम क्यों डील करते हैं। अब 1 kg एप्पल की मान लो कास्ट कितनी है, 120 रुपीज़। अब अगर मतलब मैं राइज इन प्राइस का क्या मतलब है, मैं पहले समझाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना प्राइस लेवल, पहले हम देखते हैं प्राइस में बढ़ने का क्या मतलब है। प्राइस का मतलब ये है कि जैसे मान लो एप्पल कॉस्टली हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली, कोई और चीज़ उनके साथ कॉस्टली नहीं हो रही है, सिर्फ एप्पल ही, तो इसे हम बोलेंगे राइज इन प्राइस, ठीक है। ऐसे ही इसी का मतलब राइज इन प्राइस का मतलब ये भी हो सकता है कि एप्पल कैन बिकम कॉस्टली अलॉन्ग विद इंक्रीज इन कास्ट ऑफ अदर आइटम्स। बाकी भी इंक्रीज़ हो रही हैं, साथ में एप्पल भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब एप्पल कैन बिकम कॉस्टली एट रिलेटिवली लेसर और मोर पेस देन अदर आइटम, ठीक है। मतलब ज़्यादा भी हो सकती है पेस उसकी, कम भी हो सकती है। अब इन तीनों का मतलब ये है कि प्राइस में राइज हो रहा है, ठीक है, राइज इन प्राइस। अब यहाँ पे क्या है कि जनरल राइज इन प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल का क्या मतलब है, मैं यहाँ समझाता हूँ। देखो, प्राइस आर द वैल्यू असाइन टू ए गुड ड्यूरिंग ए ट्रांजैक्शन। जैसे हमने अभी ऊपर बात की प्राइस का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब ये जो प्राइस है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखो, मैं प्राइस लेवल समझाने के लिए आपको ये सारा कुछ बता रहा हूँ। अब देखो, प्राइस जो है ना ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे प्राइस किस किस चीज़ का फंक्शन है, हमें पता है कास्ट ऑफ इनपुट, ठीक है। उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, मान लो वो आ गया कास्ट ऑफ इनपुट। अगर उसकी बढ़ेगी तो प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, मतलब प्राइस बढ़ जाएगा। ऐसे ही प्रॉफिट मार्जिन दैट प्रोड्यूसर डिसाइड्स, जो प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मार्जिन रख रहा है उससे भी प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा। डिमांड ऑफ ए गुड से भी प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा। सप्लाई ऑफ गुड से भी प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा। वैल्यू ऑफ मेजरिंग यूनिट, ठीक है। आप कौन सी, मतलब जो आप वैल्यू ले रहे हो वो किस रिस्पेक्ट में ले रहे हो, जैसे हमने 3 एग्जांपल लिए ऊपर, तो उससे भी डिपेंड करता है कि प्राइस, आप समझ आ गए ना। मतलब प्राइस किस चीज़ का फंक्शन है, मतलब प्राइस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे प्राइस डिपेंड कर रहा है। अब अगर किसी चीज़ का प्राइस, मतलब किसी स्पेसिफिक गुड का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, इसे हम इन्फ्लेशन नहीं बोलते हैं। हम इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, जब इंक्रीज इन प्राइस लेवल होगा। क्या मतलब, अगर सिर्फ प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे मान लो कि 1 kg एप्पल पहले 120 रुपीज़ के मिलते थे, अब वो 150 के मिल रहे हैं, तो ये एक क्वांटिटी का प्राइस में इंक्रीज़ होना, इसे हम इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं। इसे हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन टू ए जनरल इंक्रीज इन प्राइस। मतलब ये सिंपल एक प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब जो इन्फ्लेशन की हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें बोल रहा हूँ इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, अब मैं बताता हूँ प्राइस लेवल का क्या मतलब है। देखिए, प्राइस लेवल जो है, प्राइस लेवल, इसकी डेफिनेशन लिख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइस लेवल क्या चीज़ है, प्राइस लेवल रेफर्स टू ए जनरल आइडिया ऑफ प्राइस। जनरल आइडिया ऑफ प्राइस विच पीपल हैव इन देयर माइंड। अब एक जनरल आइडिया जो होता है ना प्राइस का, कि इसका रेंज जो है ये इतना होना चाहिए। जैसे मान लो हम सेब लेने जा रहे हैं, तो मान लो एक दिन उसकी कास्ट 10 से 15 हो गई हुई है, ठीक है। बनाना की बात कर रहा हूँ,
15, दूसरे दिन वापस 10 पे आ गई या फिर 15 पे, एकदम से आपको अब आपके माइंड में एक जनरल प्राइस लेवल है उसका, ठीक है। आपको पता है कि इसकी रेंज इतनी है, जैसे आप एप्पल लेने जा रहे हो, आपको पता है 100 के अंडर मिल जाएंगे। लेकिन अगर एकदम से आपको पता चले वो 140 हो गए, 170 हो गए, तो इसे जो हमारे माइंड में जो परसेप्शन था उसकी कास्ट को लेके, तो जनरल आइडिया ऑफ प्राइस विच पीपल हैव इन देयर माइंड, तो उससे अगर इंक्रीज़ हो जाएगा, इसे हम प्राइस लेवल बोलेंगे, ठीक है। अब अगर इसमें इंक्रीज़ हो जाता है किस चीज़ में, तो मैंने क्या बोला था, अब आपको डेफिनेशन समझ आई होगी, ए जनरल राइज इन प्राइस लेवल, ठीक है। प्राइस लेवल आ गया कि जो मतलब लोगों के माइंड में जो आइडिया था प्राइस को लेके, कि जो एक परसेप्शन बनाई हुई थी कि इसका प्राइस इतना होगा, ठीक है, उससे बढ़ गया है, तो उसे हम बोलेंगे प्राइस लेवल, ठीक है, प्राइस लेवल। तो ए जनरल राइज इन प्राइस लेवल को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब इसको अच्छे से समझने के लिए देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इस इन्फ्लेशन के डिस्कशन में जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसमें हम अज्यूम करके चलेंगे कि जो वैल्यूएशन यूनिट है ना उसे हम कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। जो मतलब हमारी वैल्यू है ना वो हम कांस्टेंट मान कर चलेंगे। क्या मतलब है इसका, तो वैल्यूएशन यूनिट का मतलब ये है कि जैसे हमारी करेंसी की जो वैल्यू है, अभी जैसे मान लो $1 किसके इक्वल है, $1 मान लो 78 रुपीज़ के इक्वल है, हम मान के चलेंगे कि ये 78 ही रहेगा, ठीक है, हमारी इस इन्फ्लेशन की डिस्कशन में। मतलब हम इस फैक्टर को कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद वी विल सी द इन्फ्लेशन मोस्टली इन टर्म ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। तो इसका मतलब हम जो इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, जनरली इन्फ्लेशन जो देखी जाती है वो डिमांड और सप्लाई को मद्देनज़र रख के देखी जाती है। मतलब डिमांड और सप्लाई जिस हिसाब से चेंज होंगे, तो मतलब हम जो फैक्टर इन्फ्लेशन में कंसिडर करेंगे वो ज़्यादातर कौन कौन से होंगे, जिन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, वो हैं डिमांड और सप्लाई, ठीक है। मतलब अगर मान लो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है या फिर सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है, तो उस वजह से क्या होता है, प्राइस ऑफ ए गुड राइज। मतलब जनरली प्राइस कब राइज करता है, या फिर ऐसे मान लो अगर किसी चीज़ का प्राइस राइज कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डिमांड कम होगी कि ज़्यादा हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज़ करने से। तो प्राइस इंक्रीज़ करने से डिमांड कम हो जाती है। मतलब जैसे किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इंक्रीज़ इन डिमांड और फॉल इन सप्लाई। जैसे मान लो जो सप्लाई कर रहे हैं, पीछे से सप्लाई कम होती है किसी चीज़ की, तो उस वजह से प्राइस जो है जनरली वो मार्केट में इंक्रीज़ हो जाता है, प्राइस ऑफ ए गुड राइज हो जाता है जब किसी चीज़ की सप्लाई कम हो रही है या उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो प्रोड्यूसर हैं वो उसकी कास्ट को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, प्राइस ऑफ गुड राइज हो जाता है, ठीक है। ये मैं अलग बात कर रहा हूँ, ये अलग बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, इस मतलब इन्फ्लेशन की डिस्कशन में हम जो इन्फ्लेशन देखेंगे वो किस चीज़ में देखेंगे, डिमांड और सप्लाई किस हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देखो एक होती है हमारे पास कुछ स्पेसिफिक गुड, एक आगे मतलब हम किसी एक गुड को देख रहे हैं कि उसकी डिमांड और सप्लाई कर्व कैसी है, ठीक है, वहाँ से हमें पता चलता है प्राइस लेवल। जैसे इसको समझाने के लिए देखें, जैसे मेरे पास कोई स्पेसिफिक गुड है, मान लो एप्पल है, ठीक है। अब एप्पल के केस में हम क्या करते हैं, डिमांड और सप्लाई कर्व को देखते हैं ताकि हमें पता चले कि इसकी प्राइस की मूवमेंट कैसी है टाइम के साथ, ठीक है। जैसे मान लो डिमांड और सप्लाई की जो कर्व है, मैं उसको देखूंगा कि टाइम के साथ वो कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। वहाँ से मुझे प्राइस लेवल पता चल जाएगा आराम से कि टाइम के साथ उसका प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। ये मैं एक स्पेसिफिक गुड की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं अगर इकनॉमी वाइड लेवल पे देखूँ, तो इकनॉमी वाइड लेवल का मतलब यहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का। कहने का मतलब जैसे मान लो एप्पल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक गुड की बात कर रहा था। इकोनॉमिक वाइड लेवल पे मैं हर एक गुड को कंसिडर कर रहा हूँ, हर एक गुड को, ठीक है। अब उसमें अगर मैं एप्पल की बात कर रहा हूँ तो जनरली ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे भी मैं वही डिमांड और सप्लाई कर मुझे बताएंगी कि प्राइस लेवल क्या है, वहाँ से मुझे पता नहीं चलेगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे मान लो कोई एप्पल की कास्ट बढ़ गई मान लो, तो डिमांड कम होगी। अब लोग क्या करेंगे, एप्पल की जगह इसका कोई अल्टरनेट ढूंढ लेंगे, ठीक है। मतलब एप्पल की जगह कोई अल्टरनेट, जैसे मान लो पहले कश्मीरी एप्पल था, उसकी कास्ट अगर बढ़ गई है तो लोग हरियाणा इसका हिमाचल का यूज़ खाना शुरू, इसकी बढ़ गई तो बाहर से जो एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं हम वो एप्पल यूज़ करना शुरू कर लेंगे। अलग अलग क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही मान लो एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट हमारे पास होता है, तो एक चीज़ के अगर कास्ट बढ़ेगा तो उसका सब्स्टिट्यूट पे हम शिफ्ट कर जाते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक वाइड लेवल पे ना हम सिर्फ डिमांड और सप्लाई कर्व से ये नहीं समझ सकते कि प्राइस लेवल किस हिसाब से शिफ्ट हो रहा है टाइम के साथ। तो इकोनॉमिक वाइड लेवल पे जब हम बात करते हैं, बहुत सारे गुड्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिक गुड की बात करते हैं तो हम डिमांड और सप्लाई कर्व से पता लगा सकते हैं कि उसका प्राइस लेवल टाइम के साथ कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन इकोनॉमिक वाइड लेवल पे हम किस चीज़ का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट। देखो एग्रीगेट का आपको पता चल रहा है ना, एग्रीगेट मतलब सारा का सारा
मिला के हम सब एग्रीगेट देख रहे हैं। अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बात करता हूँ कि हम जनरली कैसे हमें पता चलता है। जैसे मान लो किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है अगर, तो मतलब प्राइस अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। प्राइस बढ़ने से लोग डिमांड कम करेंगे क्वांटिटी की। इसे हम समझ सकते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से भी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या मतलब है, जैसे मान लो किसी क्वांटिटी का प्राइस बढ़ रहा है, तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, स्विच करेंगे उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? देखो, इसको समझाने के लिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। इसे समझाने के लिए मान लो ये मेरे पास नोटबुक थी क्लासमेट की नोटबुक का प्राइस अचानक से मान लो उन्होंने बढ़ा दिया, तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, वो होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब लोग क्लासमेट की जगह मान लो ABC कोई दूसरी कंपनी है जो एक नोटबुक बना रही है, सेम क्वालिटी सेम सारी चीज़ें, ठीक है, तो उसका सब्स्टिट्यूट है पूरा का पूरा, तो लोग इस पर शिफ्ट करेंगे क्योंकि इसकी कास्ट कम है, इसका प्राइस क्या है, कम है। अगर इसका प्राइस कम है तो लोग इस पर शिफ्ट करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। अब इसी को हम इनकम इफेक्ट से भी समझ सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही इसका प्राइस बढ़ रहा है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसको बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया कि जब किसी चीज़ किसी पर्टिकुलर चीज़ का जब प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे मान लो नोटबुक का प्राइस बढ़ा तो लोग उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, उससे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम हो जाता है, तो इस क्लासमेट की अब डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये तरीका है समझने का। दूसरा होता है इसे हम इनकम इफेक्ट से समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको समझ आ गया। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे क्लासमेट की कास्ट पहले थी 100 रुपीज़, अब मान लो 200 रुपीज़ हो गई है, और इसी की जगह सेम क्वालिटी में मुझे 120 की ये मिल रही है। ये आ गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, सारा कुछ सेम है। अब यहीं भी मैं समझा रहा हूँ इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब ये है कि अब लोग जो हैं, जैसे मान लो वो जनरली लोग, जैसे मान लो इनका इनकम, जैसे एक होती है डिस्पोजेबल इनकम जो हम जनरली यूज़ करते हैं घर में। जैसे मान लो 50,000 किसी की सैलरी है, तो ओवरऑल कुछ चीज़ें इधर गई कुछ उधर गए, सारे की सारी कास्ट, ओवरऑल इनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है जो ये यूज़ कर सकते हैं वो मान लो 20,000 है, ठीक है। अब प्राइस बढ़ने से डिस्पोजेबल इनकम तो कांस्टेंट है, तो प्राइस जैसे ही बढ़ेगा तो लोग इनकम इफेक्ट की वजह से, क्योंकि इनकम उनके पास इतनी ही है कि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जब इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो उसे लेना छोड़ देंगे, तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड उसका कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास इनकम कांस्टेंट है। कौन सी इनकम की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्पोजेबल इनकम की, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आपको ये समझ आएगी। इसे हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। जैसे मान लो प्राइस के बढ़ने से डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम हो जाएगी। अगर लोग खरीदना शुरू कर लेंगे तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, तो उस वजह से क्वांटिटी डिमांड लोग कम करना शुरू हो जाते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए ये, तो उस वजह से डिमांड कम हो जाती है। इसे हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट, ठीक है। मुझे उम्मीद आपको समझ आएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है और इनकम इफेक्ट क्या है। अब आते हैं ऊपर। देखो, मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक गुड है, उसके केस में क्या हो रहा है। एक था इकोनॉमिक वाइड लेवल पे। तो जब हम इकोनॉमिक वाइड लेवल पे बात करते हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के केस में, तो इकोनॉमिक वाइड लेवल पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो फेल हो जाता है। वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि टोटल क्वांटिटी डिमांडेड में रिडक्शन क्यों हो रही है। तो इकोनॉमिक वाइड लेवल पे जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो हम इनकम इफेक्ट से देखते हैं कि इनकम इफेक्ट की वजह से जब भी हमें इकोनॉमिक वाइड लेवल पे देखना होगा तो हम इनकम इफेक्ट को कंसिडर करेंगे। क्यों? अच्छा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे फेल क्यों हो जाता है? देखो, समझने के लिए देखो, क्योंकि हम इकोनॉमिक वाइड लेवल पे बात कर रहे हैं तो एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक गुड की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें ये दोनों नोटबुक्स इंक्लूड हो जाएंगी, ABC वाली भी और क्लासमेट की भी, क्योंकि यहाँ पे जब प्राइस हम देखेंगे तो एक का सब्स्टिट्यूट तो यहीं पे है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अगर देखेंगे तो फिर तो डिमांड कम होनी ही नहीं चाहिए नोटबुक की। तो हम यहाँ पे तो नोटबुक की बात करेंगे ना, हम सिर्फ क्लासमेट या उसकी बात थोड़ी करेंगे इकोनॉमिक वाइड लेवल पे। तो हम इकोनॉमिक वाइड लेवल पे अलग अलग कंपनीज़ के बीच में बात नहीं करेंगे। अगर प्रोडक्ट सेम है तो कंपनी जो मर्जी मैन्युफैक्चर कर रही हो, एक अगर कास्ट ज़्यादा करेगी तो दूसरी उसका कास्ट कम करेगी, तो लोग कम कास्ट वाली को ख़रीद लेंगे। तो इससे हम ये नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि अगर प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है। डिमांड तो कम नहीं होगी। वो अलग बात है कि स्पेसिफिक गुड की, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की
जो प्राइस लेवल है वो कम, मतलब उसका प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम, उसकी डिमांड जो है वो कम हो सकती है, लेकिन इकोनॉमी वाइड लेवल पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो इकोनॉमी वाइड लेवल पे हम जी इसको एक्सप्लेन करते हैं यूजिंग इनकम इफेक्ट। मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगा इनकम इफेक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, हम कैसे स्पेसिफिक गुड और इकोनॉमिक वाइड लेवल पे चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इन्फ्लेशन देखेंगे तो हम स्पेसिफिक गुड को नहीं देखेंगे, बल्कि हम इकोनॉमी वाइड लेवल पे देखेंगे। अब समझ आ रहा है आपको? तो इसका मतलब जब भी हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसमें इनकम इफेक्ट को ही लेके चलेंगे कि अच्छा इनकम इफेक्ट की वजह से प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ने से तो डिमांड कम हो जाएगी। तो ये हम किससे एक्सप्लेन करते हैं? इनकम इफेक्ट से। अब हम देखते हैं रीज़न फॉर इन्फ्लेशन। जनरली इन्फ्लेशन के रीजंस क्या होते हैं? अब किसी चीज़ का अगर किसी भी गुड का प्राइस चेंज हो रहा है तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ब्रॉडली क्या करेंगे, सिर्फ वो रीजंस देखेंगे जो डिमांड और सप्लाई के रीजंस हैं, मतलब जो जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है वो वाले रीजंस देखेंगे। एक हम देखेंगे डिमांड साइड रीजंस, एक हम देखेंगे सप्लाई साइड। तो डिमांड साइड रीजंस कौन कौन से हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है? इन्फ्लेशन मतलब जनरल राइज इन प्राइस लेवल, जनरल राइज इन प्राइस लेवल। अब देखो डिमांड साइड रीजन कौन कौन से हैं, जैसे चेंज इन प्रेफरेंस, लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो रही है, तो डिमांड के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो डिमांड चेंज हो रही है लोगों की, क्योंकि उनका प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। ऐसे ही चेंज इन इनकम, अगर इनकम कम या ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इसे हम बोलेंगे डिमांड साइड रीजन हैं ये। ऐसे ही चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ गई है तो जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो उस वजह से डिमांड पे भी इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड ज़्यादा या कम हो सकती है। ठीक है, पॉपुलेशन के बढ़ने से डिमांड ज़्यादा हो जाएगी किसी चीज़ की। ठीक है, अब ऐसे अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन कितना है मार्केट में। तो उसके मतलब जैसे मान लो किसी गुड का प्राइस, अगर किसी गुड का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स कितने हैं, उसकी अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारे डिमांड साइड हैं, डिमांड साइड रीजन हैं। ठीक है, इफ़ प्राइस राइज ड्यू टू द डिमांड साइड फैक्टर, इसे हम क्या बोलते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन की एक टाइप है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। के मतलब इन्फ्लेशन किस वजह से आ रही है? डिमांड साइड रीजंस की वजह से, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं इसे हम। ठीक है, मुझे उम्मीद आपको ये समझ आया होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। ऐसे अगर सप्लाई साइड रीजंस देखें, जैसे कास्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, ये सप्लाई साइड है। ठीक है, सप्लाई साइड का रीज़न है रॉ मटेरियल का कास्ट, मतलब उसका कास्ट अगर बढ़ रहा है रॉ मटेरियल का तो उस वजह से भी जनरल प्राइस में इंक्रीज़ हो गई। ऐसे मान लो सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल, सप्लाई में अगर कास्ट बढ़ रहा है, सप्लाई में मतलब जैसे मान लो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट वगैरह सारा कुछ अगर वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस वजह से भी क्या होगा? रॉ मटेरियल का कास्ट बढ़ेगा। तो रॉ मटेरियल का कास्ट बढ़ेगा तो सप्लाई साइड रीज़न आ गया। ऐसे ही गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जैसे टैक्सेस, सब्सिडीज़, रेगुलेशंस, तो गवर्नमेंट टाइम के साथ चेंज करती है, तो इससे भी हम क्या बोलेंगे? क्योंकि इन सब का इफेक्ट किस पे होता है? प्रोड्यूसर पे होता है जो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, फैक्ट्रीज़ पे, अब उन पे जैसे इफेक्ट पड़ेगा तो सप्लाई साइड रीज़न आ गया ये भी। ऐसे ही क्वालिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मान लो ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज फैसिलिटीज़, अगर इसमें इफेक्ट पड़ रहा है तो उस वजह से भी सप्लाई साइड रीज़न ये मानेंगे। अब देखो अगर प्राइस राइज हो रहा है किस वजह से? ड्यू टू द सप्लाई साइड फैक्टर, इसे हम बोलते हैं कास्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? कास्ट पुश इन्फ्लेशन। जब सप्लाई साइड रीजन की वजह से प्राइस में इंक्रीज होगा तो उसे हम बोलेंगे कास्ट पुश इन्फ्लेशन। तो आप समझ आ गए डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कास्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? रीजन फॉर इन्फ्लेशन। तो हमने देखा एक तो डिमांड साइड रीजन हो सकते हैं, एक सप्लाई साइड। तो यहाँ से हमने समझा डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कास्ट पुश इन्फ्लेशन। अब सिर्फ यही दो रीजंस नहीं है, जनरली कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे फैक्टर आउटसाइड द मार्केट, मार्केट के आउटसाइड, जैसे इंटरनेशनल फैक्टर की बात करें। ठीक है, मतलब किसी इंटरनेशनल फैक्टर, जैसे मान लो वार हो रही है, ठीक है, मिडिल ईस्ट में मान लो वार हो रही है, तो उस वजह से जो प्राइस है किसी भी कमोडिटी का वो बढ़ जाएगा। उस वजह से हम बोल सकते हैं कि मतलब सप्लाई साइड इन्फ्लेशन हो रही है। ठीक है, जैसे मतलब जैसे ऑयल का डिमांड अगर इंक्रीज़ हो रहा है किसी कुछ कंट्रीज़ में, तो उसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्राइस है ऑयल का वो भी राइज़ करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये डिमांड साइड इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो मतलब सप्लाई साइड इन्फ्लेशन या डिमांड साइड इन्फ्लेशन ये इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। तो आल्सो इन्फ्लुएंस, दे में इन्फ्लुएंस आइदर डिमांड और सप्लाई और बोथ। तो ये दोनों पे इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, सप्लाई पे भी और डिमांड पे भी। तो ये आ गया अदर फैक्टर्स भी। तो हम देख रहे थे रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा, तीन मेन रीजंस हमने डिस्कस किए हैं। अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, जैसे हाइपर इन्फ्लेशन। ये जो हाइपर इन्फ्लेशन, इसका क्या मतलब है? हाइपर इन्फ्लेशन हम कब बोलते हैं? इन्फ्लेशन की ही एक टाइप है जब इन्फ्लेशन अनकंट्रोल्ड हो जाए, जिसे हम कंट्रोल ना कर सकें, मतलब बहुत हाई इन्फ्लेशन हो जाए अगर। ठीक है, तो ये हर एक कंट्री के लिए अलग अलग हो सकती है। अब अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग कैसे हो सकती है? जैसे हम बात करते हैं, मान लो जिम्बाब्वे की बात करें।
अब हमें पता है जिम्बाब्वे में जनरली वो एक्सपीरियंस जो करते हैं, जो मतलब पर ईयर के हिसाब से, कई बार वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा, जैसे 10,000% इंक्रीज़ हो रहा है उनके प्राइस में, ठीक है। तो उनके लिए तो मतलब 500 में इंक्रीज़ हो जाना, जैसे अगर 10,000 की मतलब 1,000% इंक्रीज़ हो रही है कोई चीज़, तो उनके लिए 500 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाना उनके लिए इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन नहीं होगी। जैसे मान लो इंडिया की बात करते हैं, अगर जिम्बाब्वे नहीं समझ आया, इंडिया में हमें पता है जनरली हमारे इन्फ्लेशन का रेट 4 से 6% रहता है, ठीक है। अब 4 से 6% है, अगर मान लो ये 10% हो जाती है, ठीक है, तो हमारे लिए तो ये भी इन्फ्लेशन है क्योंकि वो 10% हो गई है। अब ऐसे जिम्बाब्वे या कोई और कंट्री है जिसके लिए जनरली मान लो 4 से 6 है, तो उनकी अगर 100 मान लो 10 की जगह 30% भी हो जाएगी, तो वो उसे इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी इतनी जाती रहती है, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग होती है। जैसे अब यूएसए की बात करें तो उनके जनरली इन्फ्लेशन का रेट जैसे 1 से 2% रहता है, तो वहाँ पे अगर 5% इन्फ्लेशन हो जाएगी, तो मतलब 5% इन्फ्लेशन हो जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन हो गई है। तो वो कंट्री कंट्री पे डिपेंड करता है कि वो वहाँ पे इन्फ्लेशन जो है हाइपर इन्फ्लेशन है या नहीं है। इसी हाइपर इन्फ्लेशन को हम जनरली इसको एक और नाम से भी जानते हैं, उसका नाम, उसे हम बोलते हैं रन अवे इन्फ्लेशन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इसमें हम पहले डिस्कस करते हैं डिफ्लेशन, ये थोड़ा आसान है। डिफ्लेशन का क्या मतलब हुआ, जैसे ये इन्फ्लेशन का उल्टा है डिफ्लेशन, ठीक है। डिफ्लेशन इज फॉल इन प्राइस, इट इज़ अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का उल्टा कहने का मतलब, जैसे हम बोलते हैं कि प्राइस का इंक्रीज होना, उसे हम क्या बोलते हैं, जनरल राइज इन प्राइस लेवल, उसे हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। ऐसे ही अगर मतलब प्राइस में फॉल हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, जैसे बढ़ने को इन्फ्लेशन बोलते हैं तो कम को हम डिफ्लेशन बोलेंगे। ये तो आसान सा है, ठीक है। डिफ्लेशन का मतलब हो गया कि नेगेटिव चेंज इन प्राइसेस, ठीक है, प्राइस जो है वो कम हो रहे हैं। व्हेन प्राइस फॉल, उसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन। जब प्राइस राइज होता है तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। ये तो आ गया डिफ्लेशन, सिंपल सी। अब बात करते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का क्या मतलब है कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ना वो कम हो रहा है। कहने का मतलब क्या, इन्फ्लेशन तो हो रही है, मतलब जैसे मान लो किसी चीज़ का प्राइस लेवल पहले 10 रुपये थे, वो 12 हो रहा है, 15 हो रहा है, 18 था, 20 था, 25 था, तो इन्फ्लेशन तो हो रही है। किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है टाइम के साथ, तो इन्फ्लेशन है ये। लेकिन अब डिसइन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, मतलब जो रेट ऑफ इंक्रीज़ था ना वो कम हो जाए। जैसे मान लो 10 से 12 की जगह 11 हो गया है, यहाँ पे 13 हो गया है, यहाँ पे इसकी जगह 14 हो गया है, यहाँ पे 16 हो गया है, यहाँ पे 18 हो गया है। तो देखो है तो इन्फ्लेशन है, प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो रेट है ना वो कम हो गया है। तो डिसइन्फ्लेशन इज ए फॉल इन द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस लेवल। मतलब इन्फ्लेशन है लेकिन उसका जो रेट है वो टाइम के साथ कम हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन हो रही है, ठीक है। दैट इज द प्राइस स्टिल राइज बट एट ए लोअर पेस देन बिफोर, इसे हम क्या बोलेंगे, डिसइन्फ्लेशन। मुझे उम्मीद है समझ आया होगा आपको। उसके बाद देखते हैं स्क्यूफ्लेशन। अब देखो स्क्यू का मतलब क्या होता है, थोड़ा बैंड हो जाना, ठीक है। देखो स्क्यूफ्लेशन कहने का मतलब थोड़ी सी कोई चीज़ बैंड हो गई है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि व्हेन प्राइस राइज इज़ बिकॉज ऑफ फ्यू गुड्स ऑनली। बाकी इकनॉमी वाइड लेवल अगर हम बात करें, मतलब मोस्ट ऑफ द इकनॉमी इज़ गोइंग गुड, बट द आप बोल सकते हो जो मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर गुड, कुछ गुड्स का, फ्यू गुड्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द इकनॉमी इज गोइंग गुड बट ओनली फ्यू गुड्स प्राइस हैव इंक्रीज, इसे हम बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से मान लो कि सिर्फ एक ही चीज़ में कुछ मतलब जो गुड्स हैं उनका प्राइस ही बढ़ रहा है, ठीक है। जो बहुत सारे फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं जनरल इन्फ्लेशन को वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो फोर्स कर रहे हैं कि वो उसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया उसे, इससे हम बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि इन्फ्लेशन है, लेकिन जो इकनॉमी में इन्फ्लेशन है वो सिर्फ सर्टन गुड्स की वजह से है, कुछ ही गुड्स की वजह से, इसे हम बोलेंगे स्क्यूफ्लेशन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन की। क्रीपिंग इन्फ्लेशन एक इन्फ्लेशन की टाइप ही है, लेकिन जब स्लोली इन्फ्लेशन हो रही हो ना, आहिस्ता आहिस्ता, इसे हम बोलेंगे क्रीपिंग, मतलब रेंग के चलना, ठीक है। लेकिन बढ़ रही है टाइम के साथ, इन्फ्लेशन बढ़ रही है लेकिन बहुत आस्ता आस्ता बढ़ रही है, तो स्लो स्टेडी राइजिंग इन्फ्लेशन, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। टाइम के साथ बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, लेकिन जैसे घसीट घसीट के, ठीक है, वैसे, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो गया। उसके बाद देखते हैं रीफ्लेशन। अब जैसे मान लो मार्केट में चीज़ों का प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है, तो एक अटैम्प्ट किया जाता है ताकि हम प्राइस को इंक्रीज़ करें, ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ें मान लो बहुत ज़्यादा चीप हो गई हैं। अब इसका इंसेंटिवाइज किसको होता है, प्रोड्यूसर्स के लिए ये इंसेंटिवाइज, ये एक किस्म का इंसेंटिव है कि प्राइस बहुत ज़्यादा कम है तो वो क्यों प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो जब प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो एक एफर्ट किया जाता है ताकि हम इकनॉमी को दोबारा से रिफ्लेट करें, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेशन।
मतलब इकानमी में जो प्राइस लेवल है वो कम हो गया है, तो हम प्राइस लेवल बढ़ाने के लिए इकानमी में पैसे मतलब मान लो इससे बहुत सारे फैक्टर्स हम बाद में पढ़ेंगे जब हम मनी सप्लाई पढ़ेंगे कि कैसे इसको रिफ्लेशन किया जाता है। तो जनरली ये एक अटैम्प्ट होता है ताकि हम प्राइस को इंक्रीज़ कर सकें, क्योंकि एक्सेसिवली चीप हो गई ये चीज़ें, ठीक है। लो प्राइस इन द इकोनॉमी एक्ट एज ए डिसिंसेंटिव फॉर द प्रोड्यूसर व्हेन प्राइस फॉल्स टू मच देन अटेम्प्ट मे बी मेड टू रिफ्लेक्ट द इन्फ्लेशन, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेशन। मुझे उम्मीद है समझ आएगा रिफ्लेशन का क्या मतलब है, ठीक है। तो जब कहने का मतलब जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना अभी डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, तो जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन हो गई है, उस डिफ्लेशन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेशन करते हैं, ठीक है। रिफ्लेशन समझ आ गया। इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या है कि जब इन्फ्लेशन किसकी वजह से हो, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। स्ट्रक्चरल फैक्टर्स का क्या मतलब है, जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी लो है, मतलब उसकी पुअर है क्वालिटी, अगर उसकी वजह से क्या होता है कि जब प्रोडक्शन हो रही है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रही है, क्योंकि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इसका रिजल्ट में होता क्या है कि जो क्वालिटी हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल थी कंजम्पशन के लिए जनरली, वो लेस देन क्वांटिटी प्रोड्यूस काजिंग हाई प्राइसेस। कहने का मतलब जैसे मान लो रॉ मटेरियल जो हमारा था वो था, जैसे मान लो 100 बुक्स के लिए, ठीक है, 100 नोटबुक्स के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल आया था, लेकिन हमारा क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर था कि जब इसकी आउटपुट आया हमारे पास वो सिर्फ 70 नोटबुक्स ही निकल के आई। मतलब 30 बुक्स जो थी वो प्रोडक्शन के टाइम पे वेस्ट हो गई, ठीक है, किसी वजह से, क्योंकि हमारी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो 30 नोटबुक जो थी वो रास्ते में ही, मतलब जब प्रोड्यूस हो रही थी उस टाइम पे हमारा लॉस हो गया ये। तो हमारा आउटपुट कम है, हालांकि जो हमारी कंजम्पशन थी, जो अवेलेबल था हमारे पास कंज्यूम करने के लिए, तो क्वांटिटी अवेलेबल फॉर कंजम्पशन वो कम हो गया, क्योंकि 70 हो गया। हालांकि हमारे पास जो क्वांटिटी प्रोड्यूस का था वो कितना था, 100 बुक्स का रॉ मटेरियल था हमारे पास। इस वजह से भी, क्योंकि देखो तो ये डिफरेंस जो है ना, इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, जो प्राइस लेवल है वो बढ़ जाएंगे। तो इन्फ्लेशन इस वजह से भी होती है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। मतलब जब स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से जब इन्फ्लेशन होगी उसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इसके बाद होता है स्टैगफ्लेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टैगफ्लेशन। इसका क्या मतलब है, जब स्टैग्नेशन हो जाती है आउटपुट में और इन्फ्लेशन भी हो रही है, आउटपुट या जीडीपी में जब स्टैग्नेशन हो जाती है। जैसे मान लो हम कुछ ईयर्स का ले लेते हैं, जैसे मान लो 2009 का देख रहे हैं, 2010 का, 2011, 2012, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट है और यहाँ पे हमारी इन्फ्लेशन का रेट है। जीडीपी में मान लो 5% इंक्रीज़ हुआ है 2009 में, फिर हुआ मान लो 3%, ठीक है, फिर हुआ 1%, फिर हो गया -6%। मान लो कि जीडीपी का ऐसा रेट चल रहा है। और इन्फ्लेशन का क्या है, जैसे 5% यहाँ पे था, तो इन्फ्लेशन हमारे पास टाइम के साथ मान लो 3% है इन्फ्लेशन, ठीक है, यहाँ पे भी 3% है, यहाँ पे भी 3%, यहाँ पे भी 3%। अब देखो टाइम के साथ क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन तो इंक्रीज़ हो रही है 3% के हिसाब से। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टैगफ्लेशन कौन सी सिचुएशन है, जब इन्फ्लेशन भी हो रही है। जैसे मान लो 3% था, यहाँ पे 4, मान लो 5 और 6%, ठीक है। तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है टाइम के साथ, और इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, साथ में जीडीपी ग्रोथ रेट स्टैग्नेशन, उसमें स्टैग्नेशन हो गई है। 5% था, 3, ये 1 पे आ गया है सिर्फ, ठीक है। तो इसमें स्टैग्नेशन हो गई है। अगर 5 से 3 है, मतलब यहाँ पे 5% था जीडीपी, हमारा जो इन्फ्लेशन था वो 3% था, इसे हम स्टैगफ्लेशन नहीं बोलेंगे। यहाँ पे देयर इज़ नो स्टैगफ्लेशन। ऐसे 3%, 4% पे हम नो स्टैगफ्लेशन ही बोलेंगे। लेकिन जैसे 1% आ गया और यहाँ पे 5% इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास स्टैग्नेशन है, मतलब इंक्रीज़ नहीं हो रहा है जीडीपी में। जीडीपी जितनी थी, हमारा आउटपुट स्टैगनेंट हो गया है, उतना ही है, 1%, 0%, ठीक है। 1-2% से उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 1-2% इंक्रीज़ हो रहा है, तो मतलब जीडीपी ओवरऑल थोड़ा कांस्टेंट है और साथ में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन तो हो रही है। तो ये एक स्पेशल सिचुएशन होती है जिसमें हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो, मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्लस फॉलिंग आउटपुट, या जिसे हम बोल सकते हैं जीडीपी जो है वो फॉल कर रही है। जैसे यहाँ पे देखो 1 से -6 हो गई है। अब इसे -6 वाले को हम स्टैगफ्लेशन नहीं बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कंट्रैक्टिंग मतलब कंट्रैक्टिंग वाली इन्फ्लेशन, ठीक है। ये आगे स्टैगफ्लेशन जब हमारे पास स्टैग्नेशन होगी जीडीपी, यहाँ पे तो डिक्रीज़ हो गई ना बिल्कुल, इसे हम कंट्रैक्टिंग बोलेंगे। ये आगे 1% मतलब हमारा जीडीपी जो है वो कांस्टेंट है। तो जीडीपी कांस्टेंट है मतलब आउटपुट कांस्टेंट है, लेकिन इन्फ्लेशन हो रही है, तो इसे हम बोल देंगे स्टैगफ्लेशन, मतलब स्टैग्नेशन इन जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। अब इसी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी राइज हो रहा है। अगर ये सिचुएशन तीनों की तीनों मिल जाती है ना, तब हम क्या बोलते हैं, ये है हमारे पास स्टैगफ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन हाई है, आउटपुट
फॉल कर रहा है, जीडीपी लो है या स्टैग्नेंट है, और साथ में राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट भी राइज कर रहा है। तो इकॉनमी में मतलब जब हमारे पास कुछ टाइम ऐसे भी आते हैं जब इकॉनमी में मतलब बहुत हाई प्राइस लेवल हो जाएगा, ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हाई है, उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, स्टैगफ्लेशन। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब देखो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जनरली जैसे हमने देखा होगा जो हमारी इकानमी है वो ऐसे अप्स एंड डाउन्स में चलती है, जैसे हमने पढ़ा था पहले भी, ठीक है। जैसे हाई ग्रोथ रेट होगा, जैसे जीडीपी मान लो ये है, तो जब हमें पता है जीडीपी बढ़ता है तो उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है हमारी, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के रेट देखेंगे तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसका उल्टे ही हमने डिस्कस किया था। तो कहने का मतलब ये जीडीपी ऊपर नीचे होती रहती है हमारी, लेकिन होता क्या जनरली जब जीडीपी बढ़ती है ना, हमारी जीडीपी बढ़ने से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है नहीं। तो यहाँ पे जीडीपी स्टैग्नेंट है हमारी, तो उस वजह से मान लो कि ऐसी सिचुएशन जब हमारी जीडीपी स्टैग्नेंट है और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट राइज कर रहा है, ये वाली सिचुएशन जब भी आएगी, ठीक है, और हमारी जीडीपी स्टैग्नेंट है और हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, तो तब हम इसी क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। अब इन सिचुएशन ऑफ रिसेशन, देखो मैं अभी बताता हूँ रिसेशन क्या होता है। इकोनॉमी प्रोड्यूसेस लेस एंड देयरफॉर देयर इज़ ए हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो एक सिंपल सी बात आपको पता होगा। अब देखो फिलिप्स कर्व जो है ना, ये फिलिप्स कर्व की बात कर लेते हैं। ये जनरली इसी के मतलब ये जो है ना, मतलब इन्फ्लेशन और ये इनको ही बताती है, अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइजेस का रेट कैसे होता है। जैसे ये अगर फिलिप्स कर्व है, ये आगे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट और ये आगे हमारे प्राइजेस। अब होता क्या है, फिलिप्स कर्व को हम प्लॉट करते हैं यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा, मतलब जितना हमारे पीछे पूरे बैक ईयर्स में देखेंगे हिस्टोरिकल डाटा को कलेक्ट करके हम उसको प्लॉट करते हैं, उसे हम बोलते हैं फिलिप्स कर्व, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हाई इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन हाई है, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट, उस टाइम पे हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, लो है, ठीक है। ऐसे जैसे टाइम के साथ हम देखेंगे तो जनरली अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जनरली ये वाली जो कर्व है ना, ये दिखाती है फिलिप्स कर्व, इसे हम बोलते हैं, मतलब इसे ये वाली जो कर्व है ये हमारी आ गई फिलिप्स कर्व। अब स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन कब आती है, जब ये जो कर्व है ना ये शिफ्ट हो जाती है यहाँ पे कहीं पे। कहने का मतलब यहाँ पे, कहने का मतलब मेरा क्या मतलब है, देयर आर टाइम्स व्हेन एन इकोनॉमी में साइमल्टेनियसली विटनेस ए हाई प्राइस अलॉन्ग विद द हाई अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब प्राइस भी हाई है, ये देखो यहाँ पे प्राइस भी हाई है और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी। हालांकि सेम पॉइंट पे अगर आप देख रहे थे इस कर्व में, सेम पॉइंट पे अनएम्प्लॉयमेंट कम थी, लेकिन सेम पॉइंट पे यहाँ पे देखो, सेम पॉइंट पे या यहाँ पे देखो, सेम पॉइंट पे प्राइस भी हाई है और साथ में मतलब इन्फ्लेशन भी है और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी है। तो ये वाला जो कर्व है ना, जो यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये कर्व शिफ्ट कर जाता है कितना ज़्यादा, फिलिप्स कर्व। तो फिलिप्स कर्व के शिफ्टिंग की वजह से, मतलब हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि फिलिप्स कर्व जब बाहर की तरफ शिफ्ट होता है तो तब स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आती है। ये समझाने के मैंने नहीं, ये मतलब इसी स्टैगफ्लेशन को समझाने के लिए मैंने ये फिलिप्स कर्व समझाई है। अब देखें जो रिसेशन है, जब इकानमी कंट्रैक्ट हो रही है, कंट्रैक्ट मैंने बताया ना एकदम से डिक्रीज़ हो रहा है, जीडीपी हमारा इंक्रीज़ होने की या स्टैग्नेशन के बजाय कम हो रहा है। जैसे मान लो पहले 5% था, फिर वो 0% हुआ, अब वो माइनस में चला गया, -5%, ठीक है। तो यहाँ तक तो चलो ठीक था कि हम बोल रहे हैं कि वो कम हो रहा है, 0% में हमने बोला कि स्टैगफ्लेशन है, ठीक है, मतलब स्टैग्नेशन है यहाँ पे। लेकिन -5 मतलब कंट्रैक्ट हो रही है, जीडीपी कम हो रही है हमारी। व्हेन इकानमी कंट्रैक्ट्स, कब, 2 क्वार्टर से ज़्यादा, जब इकनॉमी अगर लगातार 2 क्वार्टर्स में कंट्रैक्ट हो रही है तो उसे हम बोलेंगे रिसेशन हो गया है, ठीक है, रिसेशन आ गया है। ऐसे डिप्रेशन क्या होता है, इफ़ रिसेशन स्ट्रेचेस फॉर ए लॉन्गर टाइम, अगर ऐसे मान लो 2 क्वार्टर से ज़्यादा तक इकॉनमी कंट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, मतलब रिसेशन ज़्यादा टाइम तक रह रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन, ठीक है। ऐसी होती है एक स्पायरलिंग इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ, ठीक है, अनएंडिंग, मतलब टाइम के साथ इन्फ्लेशन इतनी बढ़ रही है कि जिसे हम बोलेंगे कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन नहीं है, मतलब अनकंट्रोल, ठीक है। इन्फ्लेशन गोज़ आउट ऑफ कंट्रोल, जब बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब बट स्पाइरल का मतलब होता है ना ऐसे, मतलब टाइम ये रुकेगा नहीं, तो जितना मतलब इन्फ्लेशन टाइम के साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेज अनएंडिंगली, ठीक है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि पूछो ही मत, तो इसे हम बोलेंगे स्पायरलिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन गोज़ आउट ऑफ कंट्रोल। अब देखो मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा, हमने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें डिस्कस किए हैं। इन्फ्लेशन के अंदर जितने भी कंसेप्ट्स थे मैंने सारे समझाने की कोशिश की है, कौन कौन से फैक्टर जो है इन्फ्लेशन को मतलब जो इन्फ्लेशन कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो सारा कुछ, और इसमें हमने हर एक टॉपिक अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक इसके अंदर समझाना चाहिए था, वैसे तो मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है आपने से, तो फिर भी आप बता सकते हैं और बताएं कि मतलब आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।